Assalamu alaikum students. Today we are going to start with the chapter number 13 lecture 4 और आज के लेक्चर में बेटा जो हमने चीज़ें सीखनी है उसमें हम सबसे पहले तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट केसेस में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ पावर डेसिपेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के हवाले से भी कुछ मज़ीद बातें हमारे इसी चैप्टर का हिस्सा होंगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के हवाले से। ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती क्या चीज़ है? ये फोर्स नहीं है, असल में ईएमएफ चार्जेस को फोर्स करती है कि वो सर्किट के थ्रू पास कर सके, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम दिया जाता है। ईएमएफ की बेसिक जो डेफिनेशन है, इट बिलोंग्स टू द एनर्जी विच इज कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म इन द सोर्स। अब इस बात से क्या मुराद है बेटा, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज है, वो चाहे बैटरी हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे सोलर सेल्स हो, वो एक ही तरह का काम करते हैं। वो किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं और इसीलिए वो सारे के सारे सोर्स ऑफ ईएमएफ कहलाते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम सर्किट में बात करें तो मैंने यहाँ पर एक बैटरी को शो किया है। ये जो बैटरी है इसका प्योर ईएमएफ ई होता है और ये जो स्मॉल आर आपको नजर आ रही है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और मैंने भी आपको ये शो किया है कि ये जो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स हैं ये अभी किसी सर्किट में अटैच नहीं है, ये बैटरी ओपन पड़ी हुई है और अगर ये ओपन पड़ी हुई है तो इसमें से गुजरने वाला करंट जीरो है। आप अगर सिर्फ और सिर्फ ये काम करें कि इस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दें ताकि आप उस बैटरी का ईएमएफ मेजर कर सके, तो ये देखिए क्योंकि अभी सर्किट में से करंट नहीं गुजर रहा, अगर मैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा इस तरीके से, मैंने ये किया है कि बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया ताकि बैटरी के ईएमएफ को मेजर किया जा सके। तो बेटा याद रखिएगा वोल्ट मीटर इस वक्त जो रीडिंग दे रहा होगा वो बैटरी का प्योर ईएमएफ होगा, प्योर ईएमएफ होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सर्किट में से कोई करंट नहीं गुजारा, कोई एनर्जी डेसिपेट नहीं हो रही, तो वोल्ट मीटर आपको मुकम्मल की मुकम्मल रीडिंग दे रहा है जितना भी बैटरी का ईएमएफ है। तो याद रखें जब भी वोल्ट मीटर को आप किसी बैटरी के अक्रॉस अटैच करते हैं, उस केस में जब उस बैटरी में से कोई करंट ना गुजर रहा हो, मतलब बैटरी किसी सर्किट में अटैच ना हो, तो वोल्ट मीटर जो रीडिंग देता है वो दरअसल बैटरी का ईएमएफ होता है। ठीक है जी। ईएमएफ को नॉर्मली कॉज भी कहा जाता है। कॉज किस चीज का? कॉज ऑफ करंट फ्लो, क्योंकि याद रखिए जितने भी सोर्सेज ऑफ करंट हैं वो असल में सोर्सेज ऑफ ईएमएफ है और ईएमएफ होगा तो उसकी वजह से ही सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट होता है। इसी वजह से ईएमएफ को कॉज भी कहा जाता है, क्योंकि ईएमएफ ही वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से किसी सर्किट में करंट का फ्लो मुमकिन हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम आए तो हमारे पास चीज़ है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको नॉर्मली V से शो किया जाता है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है क्या चीज़ भाई? It is the voltage appearing across the terminals of battery when current is passing through the circuit. अगर किसी सर्किट में से करंट गुजर रहा है और आप बैटरी के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा देते हैं तो अब जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा बेटा वो ईएमएफ नहीं होगी, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आइए सर्किट में इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये आपके पास एक सर्किट है जिसमें पहले की तरह में हमने बैटरी अटैच कर रखी है, लेकिन इस दूसरे सर्किट में पहले सर्किट से फर्क है कि इस बैटरी के अक्रॉस हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसी डिवाइस को भी अटैच कर रखा है। मतलब बैटरी जो करंट सप्लाई करेगी उसको फ्लो होने का पाथ मिलेगा, और पाथ मिलेगा तो यहाँ पर तो पहले करंट जीरो था क्योंकि फ्लो होने का पाथ ही नहीं था। यहाँ पर पाथ मौजूद है जिसकी वजह से करंट नॉन जीरो होगा, उसकी कुछ ना कुछ सर्टेनली वैल्यू होगी। अब आपसे कहा जाता है कि आप एक काम ये करें कि वोल्ट मीटर लें और उसको बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस अटैच करें। तो ये देखें, ये मैंने एक वोल्ट मीटर लिया और इसको उठाकर मैंने बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस अटैच कर दिया। जब मैं इस वोल्ट मीटर को बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस अटैच करता हूं तो ये देखिए बैटरी के साथ असल में पैरेलल में आ चुका है और इसी वक्त में ये वोल्ट मीटर इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ भी पैरेलल में आ चुका है। जब आप वोल्ट मीटर की रीडिंग अब देखेंगे, क्योंकि सर्किट में से कुछ ना कुछ करंट गुजर रहा है, तो वोल्ट मीटर अब जो रीडिंग शो करेगा इसको नाम दिया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर तो ओपन सर्किट के केस में आप वोल्ट मीटर बैटरी के अक्रॉस अटैच करते हैं तो वो ईएमएफ का बताता है, और क्लोज सर्किट में जिसमें से कुछ ना कुछ करंट गुजर रहा है अगर आप वोल्ट मीटर को टर्मिनल्स पर अटैच करेंगे तो वो ईएमएफ नहीं बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा। दोनों को वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। एक और डिफरेंस, ईएमएफ को हमने कॉज ऑफ करंट कहा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट ऑफ करंट। क्यों? क्योंकि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को एक दूसरे अंदाज में एक्सप्लेन करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि वोल्ट मीटर इस रेजिस्टेंस के साथ भी पैरेलल में,
जब करंट I इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, सो बाय ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। तो वो वोल्टेज जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ रहा है, दूसरे लफ्जों में वोल्टमीटर इसी वोल्टेज को मुहैया कर रहा है, क्योंकि वो बैटरी के साथ तो पैरेलल में है ही है, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ भी पैरेलल में है। तो एक दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक ये जो IR का फैक्टर है, ये भी उसी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करवा रहा है, और यही वोल्टमीटर की रीडिंग भी बन रहा है। तो आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की सेंस में भी सोच सकते हैं, और एक्सटर्नल डिवाइस के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है उसकी सेंस में भी सोच सकते हैं, जब सर्किट में से करंट सर्टेनली फ्लो हो रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद और ये जो इफेक्ट ऑफ करंट वाली बात की थी, वो असल में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ही एक्सप्लेन होती है, क्योंकि करंट जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से फ्लो करता है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके पास कोई ना कोई डिवाइस होती है। अगर ये इलेक्ट्रिकल फैन होगा तो रोटेट होना शुरू हो जाएगा, अगर ये कोई बल्ब होगा तो ये ग्लो करना शुरू हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएगी, वो चाहे रोटेशनल इफेक्ट हो, चाहे लाइटिंग इफेक्ट हो, चाहे हीटिंग इफेक्ट हो, अगर वो इलेक्ट्रिकल आयरन है। सो देयर इज सम टाइप ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट, और यही जो इफेक्ट है इसी को पोटेंशियल डिफरेंस का फिर नाम दिया जाता है, जो कि इफेक्ट ऑफ करंट की सूरत में देखने में मिलता है। आइए जरा इनके मैथमेटिकल रिलेशनशिप को हम देखते हैं। एक चीज हमें यहाँ पर क्लियर हो गई है कि सर्किट, अगर मैं सर्किट को देखूं तो इसमें दो तरह की रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R जो डिवाइस की होगी, और दूसरी है जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है। बेटा ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये बैटरी की रेजिस्टेंस होती है, बहुत कम होती है लेकिन होती जरूर है। और किस वजह से होती है बेटा, इसी चैप्टर में हम जो बैटरी की डायग्राम देखते हैं, आप देखते हो कि बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। तो जब करंट की कंडक्शन स्टार्ट होती है तो करंट ने एक्सटर्नली तो वायर में से गुजर जाना है, लेकिन जब बैटरी के इंटरनली उन चार्जेस ने पास होने की कोशिश करनी है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक, तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के दरमियान में जो इलेक्ट्रोलाइट आपने रखा है, उनमें से जब चार्जेस गुजरेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जिन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा उन चार्जेस को, उसी रेजिस्टेंस को उस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी की वजह से होती है, और यहाँ पर हमने इसको स्मॉल r का नाम दे रखा है। इसको बैटरी के साथ ज्वाइन इस वजह से कर रखा है इस सर्कल से, ताकि पता चल सके कि जो प्योर EMF E था बैटरी का, उसी के साथ सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए सर्किट की अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं तो एक सीरीज सर्किट बन गया, ठीक है जी, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r और कैपिटल रेजिस्टेंस आपके पास R है, जिसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r है। बाय ओहम्स लॉ टोटल रेजिस्टेंस इज टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल करंट। तो टोटल पोटेंशियल कितना है, EMF के बराबर, जो टोटल सोर्स वोल्टेज है हमारे पास, और सर्किट का जो टोटल करंट है वो I है। डेफिनेटली नॉन जीरो होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट सर्किट में डेफिनेटली फ्लो हो रहा है। तो टोटल रेजिस्टेंस EMF डिवाइडेड बाय करंट, यहां से देखिए अगर मैं करंट को दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई करूं तो I कैपिटल R की एक टर्म बनेगी और दूसरी टर्म I स्मॉल r की बनेगी, विच इज इक्वल्स टू EMF ऑफ द बैटरी। अब यहाँ पर बड़ा ही इंतहाई अहम पॉइंट है जिसको हम समझने के लिए जा रहे हैं बेटा। ये जो I कैपिटल R का फैक्टर आप देख रहे हैं, इसको हम कहते क्या है, इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप भी कहा जाता है। मतलब जो आपने बाहर से डिवाइस कनेक्ट कर रखी है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इसको ही दूसरे लफ्जों में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या कैपिटल V का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, और ये जो I स्मॉल r का फैक्टर ये क्या है, दिस इज इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप। ये वो है जो बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस की मौजूदगी की वजह से एनर्जी लॉस हो रही है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, I स्मॉल r का फैक्टर है। बेटा यहाँ पर याद रखिएगा I कैपिटल R का फैक्टर आमतौर पर I स्मॉल r के फैक्टर से कहीं ज्यादा होता है। ये बिगर फैक्टर है, बहुत स्मॉलर फैक्टर है, लेकिन जब हम एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो I स्मॉल r का फैक्टर इग्नोर नहीं किया जाता, उसकी सर्टेनली कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अब दो केसेस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये जो I कैपिटल R का फैक्टर है, क्योंकि हमने इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा है, तो इसको V के सिंबल से भी शो किया जाता है। तो इसकी जगह अगर मैं V पुट कर दूं, I स्मॉल r EMF अपनी जगह पर। अब ये फार्मूला कब वैलिड है, व्हेन बैटरी इज सप्लाइंग पावर, एनर्जी जब सप्लाई करिए किसी सर्किट को, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इस सर्किट में बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी। जो सोर्स से एनर्जी मिल रही है वही इन दोनों रेजिस्टेंसेस में जाकर डेसिपेट हो रही है, मींस बैटरी इज सप्लाइंग द पावर। तो आप पावर और एनर्जी, तो उस सूरत में आप ये वाला रिलेशनशिप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नीचे वाला रिलेशनशिप है सेम रिलेशन, लेकिन यहाँ पर मैंने नेगेटिव का साइन यूज किया। उसकी वजह क्या है, कब यूज होगा ये वाला फार्मूला, व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड। फर्स्ट कर लें आपके पास एक बैटरी है जो किसी वजह से डिस्चार्ज हो चुकी हुई है, उसका EMF रिड्यूस हो चुका है।
आप उसको दोबारा से चार्ज करके इनिशियल लेवल पर लाना चाहते हैं, दोबारा से उसकी एनर्जी को बहाल करना चाहते हैं, तो उस बैटरी को आप डेफिनेटली किसी और बैटरी के साथ अटैच करेंगे जिससे उसकी चार्जिंग हो सके। तो बेटा जब आप किसी बैटरी की चार्जिंग करवा रहे होते हैं तो बैटरी असल में सर्किट से एनर्जी अब्जॉर्ब कर रही होती है, ना कि सर्किट को एनर्जी सप्लाई कर रही होती है। तो जब कोई बैटरी किसी सर्किट से एनर्जी अब्जॉर्ब कर रही होती है, दूसरे लफ्जों में उस बैटरी की खुद चार्जिंग हो रही होती है, तो उस बैटरी के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, व्हेन द बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड। ई उस बैटरी का ईएमएफ है, वी उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जो एक्सटर्नली अप्लाई होगा, आई स्मॉल आर उसका पोटेंशियल ड्रॉप है। और यहाँ से देखिए अगर मैं आई स्मॉल आर के फैक्टर को दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो जाकर ऐड होगा, तो पता क्या चला कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा रहेगा बाय एन फैक्टर आई आर। किस केस में? जब उस बैटरी की चार्जिंग करवाई जा रही होगी। तो बेटा आपने ये बात याद रखनी है कि जब बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही होती है तो ईएमएफ ज्यादा होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, और जब बैटरी खुद चार्ज हो रही होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है और उस बैटरी का ईएमएफ कम रहता है। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। एट टाइम्स आपसे कहा जाता है कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की रेशियो बताएं। तो ये देखें, ये है ईएमएफ का फार्मूला, ठीक है, जनरल फार्मूला यही है आपके पास। इसकी वैल्यू पुट करें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर, ठीक है जी, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला मैंने ये लिख रखा आई कैपिटल आर, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लें, कैपिटल वी की जगह अगर मैं उसकी वैल्यू ऊपर भी पुट कर दूं तो आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आई कैपिटल आर। तो ईएमएफ और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मैं इसकी सिंपलीफाइड रेशियो निकालूं, बेटा देखिए न्यूमरेटर से करंट आई कॉमन आ जाएगा, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर। करंट ऊपर और नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रेशियो क्या बन रही है, दिस इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड रेशियो ऑफ ईएमएफ टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और आम केसेस में जब कोई भी बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही होती है तो हमेशा उसका ईएमएफ ज्यादा होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, क्योंकि ईएमएफ का ताल्लुक एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंसेस दोनों के साथ है, जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का ताल्लुक सिर्फ एक्सटर्नली कनेक्टेड डिवाइस के रेजिस्टेंस के साथ है। ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। अगर हम ओपन सर्किट केस को डिस्कस करें, जैसे कि ये वाली डायग्राम मैंने बनाई थी, मतलब बैटरी के अक्रॉस हमने कुछ भी अटैच नहीं किया हुआ। अगर ओपन सर्किट का केस है तो इस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या रिलेशनशिप होगा? बेटा जी याद रखिएगा, अगर सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो जीरो है, करंट फ्लो जीरो है। और अगर बेटा जी करंट का फ्लो जीरो है तो बेटा याद रखिएगा कि अगर करंट का फ्लो जीरो है, ओपन सर्किट का मतलब यही होता है कि सर्किट में से कोई करंट नहीं गुजर रहा, और अगर सर्किट में से कोई करंट नहीं गुजर रहा तो जो आपने वोल्ट मीटर अटैच किया है, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज शोन बाय द वोल्ट मीटर, दिस वुड बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का ईएमएफ इक्वल होगा कब? जब सर्किट में से किसी किस्म का कोई करंट नहीं गुजर रहा, मतलब वो ओपन सर्किट स्टेट में। शॉर्ट सर्किट स्टेट का क्या मतलब होता है बेटा? मैक्सिमम करंट, आई मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट सर्किट में से फ्लो होता है। और शॉर्ट सर्किट कब होगा? ये वाला सर्किट देखिए, इसमें अगर रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया जाए तो सर्किट में से गुजरने वाला करंट मैक्सिमम हो जाएगा। और किसी भी सर्किट में शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो कर देना, जिसकी वजह से करंट मैक्सिमम हो जाए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो कर दी, और अब जब मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो वोल्ट मीटर पता है आपको क्या शो कर रहा होगा? वोल्ट मीटर इज शोइंग यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज इक्वल्स टू जीरो। जीरो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा होगा। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि ये देखें, वोल्ट मीटर के अक्रॉस एक बैटरी वाला पाथ है, दूसरा रेजिस्टेंस वाला पाथ है। करंट ऑलवेज प्रेफर्स द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। तो ऊपर वाले पाथ में जो कुछ भी लगा हुआ है, अगर नीचे वाले पाथ को उसके साथ पैरेलल में देखा जाए तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जीरो बनती है। फर्ज कर लें एक पाथ में 100 ओम की रेजिस्टेंस है, दूसरे में 0 की रेजिस्टेंस है, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन 0 आएगा आपके पास। ठीक है, इस वजह से जब किसी सर्किट को शॉर्ट कर दिया जाए तो उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0 हो जाती है, पैरेलल में आ जाने की वजह से। और अगर रेजिस्टेंस 0 है तो V इज टू आई आर के फार्मूले के मुताबिक रेजिस्टेंस 0 तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी वहां पर 0 हो जाएगा, क्योंकि इस फार्मूले में अगर मैं आई कैपिटल आर की बात करूं तो कैपिटल आर 0 है, जिसकी वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 0 शो होगा। ओके स्टूडेंट्स, पावर डेसिपेटेड इन रेजिस्टर्स के हवाले से जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, इसमें हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी डायग्राम है जिसमें ईएमएफ ई की हमने बैटरी अटैच कर रखी है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस,
और सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा दैट इज V इक्वल्स टू IR। हम ये देखना चाहते हैं कि इस EMF के अप्लाई करने की वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से पास होगा तो याद रखिए बेटा जब रेजिस्टेंस में से करंट पास होता है तो उसका हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंस हीट अप होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप किसी बल्ब को बहुत टाइम के लिए ऑन रखते हैं तो वो हीट अप होना शुरू हो जाता है ड्यू टू रेजिस्टिव इफेक्ट्स। मतलब बैटरी ने जो पावर सप्लाई की थी वो पावर किसी ना किसी तरीके से आके रेजिस्टेंस में डेसिपेट हुई है, और अगर आप देखना चाहते हैं कि कितनी पावर डेसिपेट हुई है तो उस पावर को निकालने का सबसे बेसिक फार्मूला है P इक्वल्स टू IB, द बेसिक फार्मूला ऑफ पावर डेसिपेशन। और इसी फार्मूले में अगर मैं V की जगह बाय ओहम्स लॉ सब्स्टिट्यूशन करूं V इक्वल्स टू IR की, तो मुझे मेरे पास दूसरा फार्मूला हासिल होता है दैट इज I स्क्वायर R। और बेटा याद रखिएगा जो सेकंड फार्मूला है दिस इज प्रेफरेबल इन सीरीज सर्किट। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि सीरीज सर्किट में जो करंट है वो हमेशा सेम रहता है तमाम एलिमेंट्स में से, तो आप रेजिस्टेंस के साथ पावर डेसिपेशन को कंपेयर कर सकते हैं बआसानी कि रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो पावर डेसिपेशन बढ़ती जाएगी, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। सो दिस सेकंड फार्मूला इज प्रेफरेबल फॉर द सीरीज सर्किट्स। द थर्ड फार्मूला P द पावर डेसिपेशन इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R आएगा कहां से भाई? देखें V को एज इट इज रहने दें और करंट I की जगह बाय ओहम्स लॉ से सब्स्टिट्यूशन करें, तो करंट I की वैल्यू जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट होगी दिस इज V डिवाइडेड बाय R। So V divided by R when multiplied by V, this is coming out as V square by R. And this second formula of power, third formula of power dissipation is preferable in parallel circuits. क्यों, इसकी क्या वजह है? क्योंकि पैरेलल सर्किट में बेटा वोल्टेजेस सेम रहते हैं, तो पावर डेसिपेशन और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। मतलब पावर डेसिपेटेड का इफेक्ट रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली है अगर वोल्टेजेस सेम रहे, जो कि पैरेलल सर्किट में हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, तो रेजिस्टेंस और पावर डेसिपेशन का इफेक्ट एक दूसरे पर बआसानी देखा जा सकता है। देन वी हैव जॉल्स लॉ। जॉल्स लॉ हमारे पास क्या कहता है? देखिए हम ये बात बार-बार कर चुके कि रेजिस्टेंस में से करंट गुजरेगा, पावर डेसिपेट होगी, तो ये जो पावर डेसिपेट होती है असल में वो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, और कितना हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा ये हमें जॉल्स लॉ बताता है। सो पावर डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर अपीयर्स एज हीट एनर्जी। तो कितनी हीट एनर्जी बनेगी बेटा? याद रखिएगा power is equals to rate at which the energy is being supplied. So power का basic फार्मूला होता है H divided by delta T, heat energy divided by time, वो आपके पास पावर के इक्वल आ जाएगा। अगर आप यहाँ से वो हीट एनर्जी निकालना चाहते हैं जो पावर डेसिपेशन के नतीजे में जनरेट हुई है, तो टाइम को दूसरी तरफ ले जाकर आप मल्टीप्लाई करेंगे और पावर डेसिपेशन का सेकंड वाला फार्मूला यहाँ पर पुट करें I स्क्वायर R। तो I स्क्वायर R into delta T, where delta T is the time for the current to flow past the circuit, कि कितने टाइम तक सर्किट में से करंट गुजरता रहा है वही आपके पास डेल्टा टी। और आप देख सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो जो हीटिंग इफेक्ट है इट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। हीटिंग इफेक्ट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ, एंड हीटिंग इफेक्ट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, द टाइम फॉर व्हिच द करंट इज पासिंग थ्रू द सर्किट। तो करंट के बढ़ाने पर हीटिंग इफेक्ट के टाइम्स बढ़ेगा, रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने पर प्रोपोर्शनली बढ़ेगा बाय वन ऑर्डर, और हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस टाइम के भी जिस टाइम के इंक्रीज होने के साथ। मतलब अगर आप किसी भी सर्किट से ज़्यादा टाइम के लिए करंट गुजारते हैं तो उसमें ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता चला जाएगा। इसके अलावा हम कुछ इलेक्ट्रिकल पावर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के यूनिट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि आमतौर पर पावर वॉट्स में मेजर की जाती है, और अगर मैं पावर डेसिपेशन के बेसिक फार्मूले के हवाले से बात करूं तो ये देखिए, अगर मैं किसी सर्किट में से 1 एम्पेयर का करंट गुजारता हूं, ऐसा यूनिट्स में बात करूं, 1 एम्पेयर का करंट गुजारता हूं जिसके नतीजे में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उस रेजिस्टर के अक्रॉस। 1 एम्पेयर का करंट मैंने पास करवाया, इस रेजिस्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, तो जो पावर सप्लाइड थी वो आपके पास 1 वॉट कहलाएगी। सो दिस इज येट अनदर वे टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रिकल पावर। 1 वॉट को हमने चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्क्राइब किया था, लेकिन वहाँ पर मैकेनिकल यूनिट्स की सूरत में हमने डिस्क्राइब किया था। यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रिकल यूनिट्स की सूरत में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अगर 1 एम्पेयर करंट गुजारने से किसी रेजिस्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, तो जो पावर डेसिपेट हो रही होगी उस वक्त सर्किट में वो 1 वॉट की होगी। इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि जो 1 वॉट है वो 1 वोल्ट एम्पेयर के इक्वल है। दिस इज द फर्स्ट इक्वालिटी। ठीक है जी। आमतौर पर जो हमारे मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं,
इनको कमर्शियली केवीए के यूनिट्स में रेट किया जाता है। मतलब आप कभी भी किसी मोटर जनरेटर को परचेज करने के लिए जाते हैं तो जो आपसे पावर्स पूछी जाती हैं कि कितने वॉट एम्पेयर का आपको जनरेटर या मोटर चाहिए, तो नॉर्मली बिगर यूनिट्स केवीए की सूरत में मेंशन की जाती है, जैसे कि 5 केवीए, 10 केवीए, 12 केवीए। सो केवीए इज द बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। और केवीए की इक्वालिटी क्या बनेगी, ये देखिए अगर हम केवीए के एतबार से बात करें तो अभी अभी हमने ये बात की है कि जो वोल्ट टाइम्स एम्पेयर है वो 1 वाट के इक्वल होता है। इसी जगह मैं 1 वाट लिख सकता हूँ। और किलो का मतलब क्या होता है आपके पास 10⁻³ मतलब 1000। सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 वाट, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ 1000 वाट से किसके इक्वल बन रहे हैं बेटा, ये जस्ट 1 केवीए है, ये 1 केवीए की मैं इक्वलिटी निकाल रहा हूँ। तो ये देख लें कि जो आपके पास 1 केवीए है वो 1000 वाट्स के इक्वल आ जाएगा सिंपली। तो क्योंकि ये बिगर यूनिट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो आपने ये इलेक्ट्रिकल यूनिट्स भी याद रखने कि 1 वाट 1 केवीए के इक्वल है और 1 केवीए 1000 वाट्स के इक्वल है। इस तरह से इसके मल्टीपल वैल्यूज़ में कन्वर्जन आपसे पूछी जा सकती है और ये आपको ज़रूर आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं, आइए उन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 3 रेजिस्टर्स फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज then in parallel what is the ratio of power dissipation in 2 cases respectively। रिस्पेक्टिवली से मुराद है कि पहले सीरीज में जो पावर डेसिपेशन आई है डिवाइडेड बाय पावर डेसिपेशन इन द केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टर्स। तो अगर सेम वैल्यू ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस को अगर हम सीरीज में ज्वाइन करते हैं, ये देखें अगर आप इन 3 रेजिस्टर्स को मे बी रेजिस्टर आर एंड आर, क्योंकि सेम वैल्यू कहा गया, इसको सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज इज बेसिकली 3R, सिंपली ऐड हो जाती है। और अगर आप इन तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए जी, अगर इन्हीं तीनों रेजिस्टर्स को सेकंड केस के लिए आप पैरेलल में ज्वाइन कर लेते हैं, आर 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 कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास बनेगी R/3, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बताया था कि सेम रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में अटैच हो तो तीनों में से कोई एक रेजिस्टेंस लिखें, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पर डिवाइड कर लें तो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस आ जाएगी। सो पावर डेसिपेशन इन सीरीज टू पावर डेसिपेशन इन केस ऑफ पैरेलल, फार्मूला क्या होगा जी, I² सीरीज रेजिस्टेंस बाय 3R और पावर डेसिपेटेड पैरेलल केस किस तरीके से आप मेंशन करेंगे भाई, I² डिवाइडेड बाय R/3 पैरेलल की डिस्टेंस। ठीक है जी, अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर लूँ तो देखिए I² से I² कट जाएगा, R से R कट जाएगा, ये 3 ऊपर शिफ्ट होगा तो 3 से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 9, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1। तो सिंपली रेशियो आपके पास क्या आ जाएगी, जो सिंप्लीफाई होकर रेशियो आपके पास आ रही है, दिस इज 9:1 और इस एतबार से हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन बन रही है बीटा वाली, बीटा इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, if 2 ampere current passes through 10 ohm resistor for 2 minutes, what is the heat effect? हीटिंग इफेक्ट और हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है वो आपको फाइंड करने के लिए बताई जा रही है। बेटा जॉब्स लॉ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं और जॉब्स लॉ से जब हमने हीटिंग इफेक्ट निकालना होता है तो वैल्यू क्या बनती है, दिस इज I² R into D। ठीक, टाइम इज द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो करंट कितना है, 2 एम्पीयर का, इसका स्केल, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है और टाइम हमें 2 मिनट्स बताया गया। इसको हम सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट्स के अंदर ये 120 सेकंड्स बन जाए। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 120, सो द आंसर इज कमिंग आउट एज 1200 मल्टीप्लाई बाय 4, द आंसर इज 4800 जॉल्स। इसको मल्टीप्लाई करके आप ये आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो 4800 जॉल्स आपके पास हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पर जो बीटा ऑप्शन है ये आपके पास बिल्कुल दुरुस्त बन जाएगी इस केस में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक सर्किट है और उसमें बताया गया है कि 100 ओम और 1 और 10 ओम की रेजिस्टेंसेज है। ये कौन सी है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ये वाली जो रेजिस्टेंस उसने बताई है ये एक्सटर्नल है, कैपिटल R, और उसके बाद इंटरनल का जिक्र किया, मतलब ये है स्मॉल r वाली। ये दोनों आपको बता दी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशनशिप होगा, बेटा आपको रेशियो कैलकुलेट करवाई थी, EMF डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस की जो रेशियो होती है
ईएमएफ का ताल्लुक दोनों रेजिस्टेंसेस से और पोटेंशियल डिफरेंस का ताल्लुक सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ है। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, दिस इज 100 + 10 डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज ओनली 100। इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या बनती है 110 डिवाइडेड बाय 100। देखिए एक जीरो से तो एक जीरो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और 11 को अगर आप 10 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर बनता है 1.1, एक डेसिमल प्लेस पीछे शिफ्ट हो गया। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 1.1 टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। तो ये आपके पास रिलेशनशिप आ गया है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। और दुरुस्त आपके पास ऑप्शन कौन सी बन रही है, चार्ल्ड इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और यहाँ पर हमारा लेक्चर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।